हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास है बच्चों, उसमें हम चर्चा करेंगे आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियों के बारे में, है ना। और ये जो क्लास है, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या आरएस हो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और ये जो कंटेंट है, जो कलाम जो कोचिंग है, उसकी जो टास्क बुकलेट है वहाँ से लिया गया है। तो काफ़ी क्वालिटी वाइज कंटेंट है जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं ना। तो देखो, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, देखो चलते हैं। नाम मात्र का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति को विधि सम्मत कार्यपालिका डे जूरे एग्जीक्यूटिव, मतलब राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति को तो क्या बोलते हैं, विधि सम्मत कार्यपालिका डे जूरो एग्जीक्यूटिव, और प्रधानमंत्री को तथ्य सम्मत कार्यपालिका डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। देखो, नाम मात्र का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति को तो विधि सम्मत कार्यपालिका कहते हैं, डे जूरो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और प्रधानमंत्री को तथ्य सम्मत कार्यपालिका डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखो, देखो आगे बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री समस्त शासन की धुरी होता है तथा शासन की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्या कह रहा है कि जो संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें जो प्रधानमंत्री होता है, समस्त जो शासन उसकी क्या होता है, धुरी होता है, और शासन की जो समस्त जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती है। इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के पास शक्तियों और प्रभाव का क्या है, भंडार है। वह देश का वास्तविक शासक है। जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो शक्तियों और जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उसका क्या होता है, भंडार है। और देश का जो वास्तविक शासक है, प्रधानमंत्री क्या है, देश का वास्तविक शासक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई है। मतलब अलग अलग विद्वान थे जिन्होंने संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री की जो भूमिका है उसके लेकर कुछ टिप्पणियाँ की हैं, जो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो टिप्पणी आती है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि भारत का राष्ट्रपति। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत अपन बात करें तो किसी कार्यकारी की तुलना जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से करनी हो तो वो हम प्रधानमंत्री से करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री से करेंगे, न कि भारत के राष्ट्रपति। मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति के पास जो पावर होती हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है, न कि भारत के राष्ट्रपति के पास। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। क्रॉसमैन ने संसदीय व कैबिनेट सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा है। जो क्रॉसमैन थे उन्होंने संसदीय और कैबिनेट जो सरकार है उसको प्रधानमंत्री सरकार कहा है। क्या कहा है, प्रधानमंत्री सरकार। अब देखो प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का पद, अनुच्छेद 74, 75, 78 में प्रधानमंत्री के पद का क्या है, वर्णन है। कौन कौन से अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 में किसका उल्लेख है, प्रधानमंत्री का पद का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध हैं। ये जो 74, 75 और 78 है इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या है, संबंध है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 74(1). इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका जो प्रधान है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। देखो अनुच्छेद 74(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74(1) में लिखा है। और उसके आगे क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रधानमंत्री जो है ना उसको किस रूप में उल्लेखित किया गया है, मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। हाँ चलते हैं आगे। अब अनुच्छेद 75 की बात करते हैं।
अनुच्छेद 75 में क्या है, अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अब एक एक करके बात करते हैं। अनुच्छेद 75 एक में क्या है, 75(1) में क्या है, उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। देखो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 एक में लिखा है, देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। देखो अपन एज ए सांसद चुनते हैं, नहीं कि एज ए प्रधानमंत्री उसको अपॉइंट करते हैं, निर्वाचित करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और वो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। तो ये अनुच्छेद 75 एक में लिखा है। अनुच्छेद 75 2 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 75 2 में लिखा है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। जो मिनिस्टर जो है ना, जो जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे धारण कर सकते हैं, तब तक ही रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो ये अनुच्छेद 75 2 में लिखा है। अनुच्छेद 75 3 में क्या लिखा है, 75(3) में क्या लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखो मंत्रिपरिषद जो है ना, पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह अनुच्छेद 75 3 में लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 75 4। अनुच्छेद जो 75 4 है उसमें क्या कहता है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, कोई भी मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। सीधी सी बात है, कोई भी मंत्री है उसको पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जो है वो क्या कराएगा, तीसरी अनुसूची में जो प्रयोजन तरीका दे रखा है उसके अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो ये अनुच्छेद 75 4 में लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 75 5। अनुच्छेद 75 5 में क्या लिखा है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की, देखो अभी लिखा था कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। मतलब 6 महीने हो गया, कोई भी मंत्री आपने उसको बना दिया, लेकिन वो संसद का जो कोई भी सदन है ना उसका वो सदस्य नहीं है, संसद के किसी भी सदन का क्या है, सदस्य नहीं है। तो क्या करेंगे, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। जैसे ही 6 महीने हो गए तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, सीधी सी बात, अनुच्छेद 75 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 5 कहता है कि उसको 6 महीने के अंदर किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो मंत्री पद पे रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 75 6। इसमें क्या है, अनुच्छेद जो 75 6 है इसमें मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे। मतलब जो है मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते जो होंगे ना वो संसद ही डिसाइड करेगी कानून बनाकर समय समय पर। और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है कि इतना वेतन होना चाहिए और इतना भत्ते होने चाहिए, तब तक जो दूसरी अनुसूची है ना उसके अनुसार ही उनको वेतन भत्ते मिलेंगे। तो अनुच्छेद 75 5 में क्या है, 75 6 में क्या है, मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं, जिसमें लिखा है कि संसद जो है ना कानून बनाकर, विधि बनाकर समय समय पर उनको क्या करेगी, अवधारित करेगी। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है कि संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। संविधान में ना इस बात का कहीं पे उल्लेख नहीं है कि जो राष्ट्रपति है ना किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन क्या है, लेकिन ब्रिटिश संविधान का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन की परंपरा अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। लेकिन ब्रिटिश संविधान में उसी को अपन फॉलो कर रहे हैं,
तो उसको अनुसरण करते हुए क्या है कि जो संसदीय जो शासन परंपरा है उसके अनुसार लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता है ना उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। उसको क्या नियुक्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, लोकसभा में किसी भी दल अथवा गठबंधन को बहुमत प्राप्त न होने की दशा में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो उसे लगे कि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। देखो क्या होता है, कई बार लोकसभा में कोई भी दल है उसको या गठबंधन है उसको बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जो उसे लगे कि वह बहुमत सिद्ध कर सकता है, उसको प्रधानमंत्री बना देगा। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का जो चयन है राष्ट्रपति स्वयं विवेक से करता है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या करता है राष्ट्रपति जो है ना, प्रधानमंत्री का जो चयन है खुद के विवेक से करता है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के स्वयं विवेक का उदाहरण है। जो चौधरी चरण सिंह है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो राष्ट्रपति नीलम संजीव जो रेड्डी है उसके खुद के विवेक का उदाहरण है। इसके बाद में बात करते हैं, किसी मंत्री की तरह प्रधानमंत्री के लिए भी नियुक्ति के समय सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब जैसे कोई मंत्री के लिए ना नियुक्ति के समय सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है, वैसे ही प्रधानमंत्री के लिए भी ना उस समय सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। लेकिन क्या है, लेकिन उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह नियुक्ति तिथि से 6 माह की अवधि में, जब तिथि नियुक्त की गई है उससे 6 माह की जो अवधि में संसद के किसी भी एक सदन की क्या करेगा? सदस्यता ग्रहण करेगा। मतलब 6 महीने में उसको चुनाव लड़के किसी न किसी सदन का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। अर्थात कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता ग्रहण के बिना अधिकतम 6 माह तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। मतलब न तो वो लोकसभा से है न वो राज्यसभा से है, तो अधिकतम वो 6 माह तक है ना प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन उसके बाद में उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसके बाद में बात करते हैं, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हम बात अब उन प्रधानमंत्रियों की करेंगे जब वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तो उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब वो कौन कौन हैं? देखो पहले हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी जो नरसिम्हा राव है, बाद में लोकसभा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद में बात करते हैं एच.डी. देवगौड़ा, बाद में इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। एक तो पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा। अब हम बात करते हैं कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, मतलब लोकसभा में नहीं थे, राज्यसभा में थे, तो उनमें सबसे पहला नाम है इंदिरा गांधी जो 1966 में, बाद में इंदिरा गांधी लोकसभा के सदस्य भी रही थी। सबसे पहले इंदिरा गांधी की जो बात करते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य थी और वो प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद में है एच.डी. देवगौड़ा 1996 में, ये राज्यसभा के सदस्य थे। और उसके बाद में बात करते हैं इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, ये भी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद में एम मनमोहन सिंह 2004 और 9 में राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता। प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो लोकसभा में क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। देखो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो लोकसभा का हो, ज़रूरी नहीं है वो राज्यसभा का हो, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह सदैव लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। देखो जैसे मान लो मनमोहन सिंह जी थे, वो थे तो राज्यसभा से, लेकिन वो हमेशा लोकसभा के भी बहुमत दल के क्या रहेंगे? नेता रहेंगे, वहाँ पे भी बैठ सकते हैं वो, है ना। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन वह सदैव लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो भी वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यदि प्रधानमंत्री का यार राज्यसभा का सदस्य भी है ना, जैसे मनमोहन सिंह थे, लेकिन फिर भी वो लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है।
ऐसा स्पष्ट है। देखो यहाँ तक प्रधानमंत्री यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। देखो अगर प्रधानमंत्री जो है ना, मान लो 6 महीने नहीं हुए हैं, तो प्रधानमंत्री यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह लोकसभा में बहुमत दल का क्या होगा, नेता होगा। हालांकि इसका उल्लेख अनुच्छेद में कहीं नहीं किया गया है। हालांकि इस बात का जो उल्लेख है संविधान में किसी भी जगह नहीं किया गया है। दूसरी है, प्रधानमंत्री जो होता है ना, सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है क्या होता है, सदन का नेता। देखो प्रधानमंत्री संसद के उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। प्रधानमंत्री जो होता है ना, उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वह क्या होता है, सदस्य होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता होता है, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का क्या होता है, नेता होता है। देखो जिस सदन में प्रधानमंत्री होता है वो उस सदन का नेता हो जाता है, कहने का मतलब सीधी सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि यदि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी वह संसद के किसी भी सदन का नेता नहीं होता है। तो वह संसद के किसी भी, देखो यदि प्रधानमंत्री ना किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो किसी सदन का नेता नहीं होता। अर्थात तात्पर्य ये है कि सदन का नेता होने के लिए उस सदन का क्या होना, सदस्य होना आवश्यक है, तभी वो नेता बन सकता है उस सदन का। देखो इसके बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ, कार्यकाल और वेतन भत्ते। देखो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शपथ का अलग से उल्लेख नहीं है, बल्कि वह अनुच्छेद 75(4) के तहत मंत्री के रूप में निर्धारित प्रावधान के प्रारूप जो तीसरी अनुसूची में क्या है, वर्णित है, क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। देखो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री का शपथ क्या है, कार्यकाल कितना है और वेतन भत्ते कितने हैं। तो सबसे पहले अपन शपथ की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री का जो शपथ है उसका कहीं पे भी अलग से उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद जो 75(4) है उसके तहत मंत्री के लिए जो निर्धारित जो प्रावधान है, जो तीसरी अनुसूची में दे रखे हैं, उसी के अनुसार प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद व गोपनीयता की क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और अपने पद की और गोपनीयता की क्या लेता है, शपथ लेता है। उससे आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो है अपने पद ग्रहण की तिथि से अगले आम चुनाव के बाद मंत्री परिषद के गठन तक अपने पद पर रहता है। देखो प्रधानमंत्री जो है ना, अपने जो पद ग्रहण की जो तिथि है, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बना उस दिन से अगले जो आम चुनाव हैं उसका मंत्री परिषद का गठन न हो जाए उस समय तक क्या रहता है, अपने पद पर रहता है। ये है प्रधानमंत्री की कंडीशन। देखो इससे पहले वह त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है, मतलब इससे पहले भी वो त्याग पत्र देकर पद को त्याग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्री परिषद को बर्खास्त किया जा सकता है। तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, देखो वो जो है ना अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो प्रधानमंत्री है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात कहता है कि जो प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन डिसाइड करता है, तो आपको हो गया गुरुजी, संसद डिसाइड करती है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नोट डाल के लिखा है कि संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसे पद शब्दों का उल्लेख नहीं है, कि संविधान में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री होगा, ऐसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता भी नहीं है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो हैं वो किस में, अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 78 में है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्यों का प्रावधान है। कितने कर्तव्यों का प्रावधान है, प्रधानमंत्री को 3 कर्तव्य का प्रावधान है। अब कौन कौन से हैं, पहला कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है
कि वह संघ के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री के पहला कर्तव्य है कि वह जो संघ है ना, यूनियन है, जो इस पूरा देश है, उसके जो प्रशासनिक हैं और जो विधायी जो मामले हैं, कानून संबंधी जो मामले हैं, वो मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा। मतलब मंत्रिपरिषद ने क्या डिसीजन लिया है उसकी जो सूचना है उसकी राष्ट्रपति को देगा, पहला कार्य। दूसरा कर्तव्य क्या है प्रधानमंत्री का? दूसरा कर्तव्य है कि संघ के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे देगा। देखो, संघ के प्रशासनिक हो गए, विधायी मामले हो गए, उससे संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो प्रधानमंत्री उसे देगा। तीसरी बात यह है, तीसरा कर्तव्य है कि किसी विषय पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो, मतलब कोई विषय था जिस पे कोई मंत्री ने डिसीजन ले लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, मतलब डिसीजन ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति के आग्रह किए जाने पर वह उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा। देखो, किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो और मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति के आग्रह किए जाने पर वह उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा। मतलब कोई मंत्री था जिसने पर्सनली कोई डिसीजन ले लिया तो क्या करेगा, राष्ट्रपति के आग्रह पे है ना, मंत्रिपरिषद ने उस जो डिसीजन पे है ना कोई विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति के आग्रह पे जो है ना वो जो मंत्री ने जो डिसीजन लिया है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा और उस पर विचार किया जाएगा। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है संसद में प्रधानमंत्री की भूमिका। संसद में जो प्रधानमंत्री इसकी क्या भूमिका है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही हिस्सा होती है। संसदीय जो शासन प्रणाली होती है इसमें जो कार्यपालिका होती है ना वो व्यवस्थापिका का ही क्या होती है, हिस्सा होती है। अतः प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होने के साथ साथ संसद का सदस्य भी होता है। तो देखो, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया ही नहीं, संसद का क्या होता है, सदस्य भी होता है और विभिन्न प्रकार से संसद पर नियंत्रण बनाए रखता है। लेकिन संसद में प्रधानमंत्री की स्थिति उसके स्पष्ट और अस्पष्ट बहुमत पर निर्भर करती है। मतलब प्रधानमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी जो स्थिति है, संसद में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है उसके स्पष्ट और अस्पष्ट बहुमत पर निर्भर करती है। देखो, आगे बात करता है कि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है। अतः अपने बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री संसद पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत के आधार पर ही क्या करता है, संसद पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत करने, सत्रावसान का कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। देखो, संसद के दोनों सदन हो गए, उसमें सत्र को स्टार्ट करना, सत्र को क्लोज करना, का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करता है वैसे तो, लेकिन किसकी सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से लोकसभा का विघटन कर सकता है। प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति के माध्यम से लोकसभा का क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। विघटन मतलब दोबारा से चुनाव के लिए लोकसभा भंग करना कहने का मतलब ना। संसद द्वारा पारित किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। देखो, संसद में कोई विधेयक पारित करना हो या कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो उसमें जो प्रधानमंत्री का जो रोल होता है ना वो क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध संसद में कोई प्रस्ताव या विधेयक पारित नहीं हो सकता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता है प्रधानमंत्री, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है ना संसद में कोई भी प्रस्ताव और कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, उसकी मनमर्जी का ही होगा सारा खेल। देखो, प्रधानमंत्री जो ना अलग अलग निकाय हैं उनका अध्यक्ष होता है। अब वो कौन कौन से निकाय हैं?
प्रधानमंत्री विभिन्न निकायों का अध्यक्ष होता है। अब कौन कौन से निकाय हैं? पहला है नीति आयोग। प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री निम्न निकायों का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 में लिखा है, उसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका भी अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और क्या होता है? इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है और किसका क्या अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का कुलाधिपति होता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय और शांति जो निकेतन है इसका क्या होता है? कुलाधिपति होता है। हाँ जी, अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। किसकी बात करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कौन कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं? तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेकर 1964 तक का इनका कार्यकाल रहता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो, भारत के सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, लगातार लगभग 17 सालों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी यही थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि विदेश मंत्रालय खुद ने ही ले रखा था। देखो, नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी विदेश नीति थी। नेहरू की जो विदेश नीति थी वो कैसी नीति थी? आदर्शवादी विदेश नीति थी। इस नीति के तहत दूसरे देशों के साथ संधि समझौतों के आधार पर बातचीत के माध्यम से शांति की स्थापना करने की नीति अपनाई गई थी। नेहरू की जो विदेश नीति क्या थी कि नेहरू की जो विदेश नीति वो क्या कहती है कि दूसरे देशों के साथ संधि समझौतों के आधार पर बातचीत के माध्यम से शांति की स्थापना करने की नीति नेहरू ने अपनाई। इसके बाद में देखो, तथा आंतरिक संरचनात्मक ढांचे का विकास करने पर क्या दिया? तो नेहरू ने बल दिया। मतलब नेहरू जी थे वो शांति समझौते इन पे ज़्यादा विश्वास रखते थे, और आंतरिक जो संरचना है या ढांचा है उसके विकास पर नेहरू जी ने क्या दिया? बल दिया। इसके बाद में बात करते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम के प्रणेता थे। जो नेहरू जी जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम के क्या थे? प्रणेता थे। इसके अलावा नेहरू जी ने ना पंचशील समझौता किया। पंचशील समझौता था। देखो, इसमें क्या था? यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 में हुआ। पंचशील जो समझौता है वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन का जो प्रधानमंत्री है चाउ एन लाई, बहुत आरामी आदमी था, के बीच में 29 अप्रैल 1954 को यह होता है पंचशील का समझौता होता है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच में 5 मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच में 5 बिंदुओं पर है ना सहमति बनी। वो सहमति क्या थी? देखो 5 वो जो निम्न है। पहला है अनाक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करें। हस्तक्षेप, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है ना उसका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। पारस्परिक लाभ पर क्या करेंगे? काम करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। तो देखो, यही जो नेहरू की जो नीति थी, अपने पड़ोसियों को नहीं पहचान पाए वो, तो जिन्होंने दगा किया एक हिसाब से कह सकते हैं, एक अच्छे ह्यूमन बींग्स थे वो। तो देखो, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, संप्रभुता का सम्मान, पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इन 5 बिंदुओं पर चीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ नेहरू जी की क्या होती है? सहमति होती है। इसके बाद में भारत चीन युद्ध 1962, ये उसी का परिणाम है। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया? हमला किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 किमी स्क्वायर का क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया। देखिए, बहुत बड़ा एरिया है, 1,39,000
2,39,000, हाँ 2,39,000 राजस्थान का है। ऐसे देख लो ऊपर ऊपर का सारा एरिया गया। तो 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो चीन के कब्जे में चला गया। अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, जिसमें अक्टूबर 1962 में क्या होता है, चीन ने हमला किया और युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो चीन के कब्जे में चला गया। इसके बाद में बात करते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 26 अक्टूबर 1962 में की गई। पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कब की गई, 26 अक्टूबर 1962 में की गई। इसके बाद में क्या होता है, गोवा का भारत में विलय, गोवा जो है उसका भारत में विलय कब होता है, 1961 में होता है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो इसके बाद में बात करते हैं कि नेहरू सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में JB कृपलानी लेकर आए, हालांकि वह पारित नहीं हो सका। देखो जो नेहरू जो सरकार है उसके विरुद्ध जो पहला अविश्वास जो प्रस्ताव है 1963 ईस्वी में कौन लेके आए, JB कृपलानी लेके आए, हालांकि ये जो प्रस्ताव है वो क्या नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका। इसके बाद में देखो प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए क्या होती है, मृत्यु होती है, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है ये शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसको उन्होंने नेहरू जी के ऊपर लिखा। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में अपने जो नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 66 के बीच में। केवल 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। देखो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। देखो जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल जो नंदा है उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तत्पश्चात कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज के प्रभाव से, उसके पश्चात क्या होता है, तत्कालीन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं के कामराज के प्रभाव से है ना, क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री हैं, कांग्रेस के बहुमत दल का नेता इनको चुना गया और वे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर जो शास्त्री हैं इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का। इसके बाद में क्या होता है, 61 में हमने चाइना से लड़ाई लड़ी, उसके बाद में भारत पाक युद्ध होता है 1965 में। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसोजिन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच में क्या होता है, समझौता हुआ। देखो भारत पाक युद्ध होता है 1965 में। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पे क्या कर दिया, हमला कर दिया और सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे कोसिजिन की मध्यस्थता से दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता। इसके बाद में होता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब होता है, 10 जनवरी 1966 को होता है। यह जो समझौता है लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल हैं अयूब खान के बीच में वर्तमान उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वहाँ ताशकंद में होता है। देखो ताशकंद जो समझौता है 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल हैं अयूब खान के बीच में वर्तमान जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी ताशकंद में हुआ। इसके बाद में क्या होता है, 10 जनवरी को समझौता होता है। उसके बाद में क्या होता है, 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की पद पर रहते हुए ताशकंद में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। देखो उससे अगले दिन 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ताशकंद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखो इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री पर एक बुक है, लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स। ये जो पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी गई, लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स। इसको जो लेखक हैं वो चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसके हिसाब से भारत के दूसरा जो प्रधानमंत्री है उनके भी पद पे रहते हुए क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आता है इंडिया का वो है इंदिरा गांधी, 1966 से 1977 तक। देखो 11 साल इंदिरा गांधी जो हैं प्रधानमंत्री रहती हैं, 11 वर्ष है ना। देखो इसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद में प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थी, इंदिरा गांधी जो थी वो पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी, वो क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी। इन्होंने क्या किया, 14 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। 14 जो बैंक है इनको क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। 14 जो बैंक है इनको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय सैन्य संधि की 1971 में। जो सोवियत जो संघ है, जो वर्तमान में रसिया है, उसी से टूटे हुए भाग हैं, मेन पार्ट रसिया वर्तमान में कह सकते हैं, उसके साथ 20 वर्ष की क्या की संधि की 1971 में। और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। इसके बाद में होता है शिमला समझौता, जो 2 जुलाई 1972 को होता है, इंदिरा गांधी के बीच में होता है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 2 जुलाई 1972 को ये समझौता होता है। इसमें क्या होता है, देखो ऐसा, इसमें ऐसा क्या होता है कि प्रथम परमाणु जो परीक्षण है 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय ही किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को क्या लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। प्रथम प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए सांसद के रूप में अपना चुनाव हार गई, मतलब पहली ऐसी प्रधानमंत्री जी जो पद पे थी प्रधानमंत्री होते हुए भी सांसद के रूप में अपना चुनाव हार जाती है इंदिरा गांधी। देखो इतनी डिसपॉपुलर थी, ऐसे कह सकते हैं। देखो इसके बाद में इंदिरा गांधी वित्त मंत्रालय का पदभार संभालने वाली प्रथम महिला थी। इंदिरा गांधी जो थी, जो वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के अंडर में था और उसका पदभार संभालने वाली पहली महिला थी। इसके बाद में 1970-71 की अवधि के दौरान वित्त मंत्री के तौर पर केंद्रीय बजट इन्होंने पेश किया। 1970-71 में इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के रूप में तौर पर केंद्रीय बजट इन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखो इंदिरा गांधी के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय जो संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया, जोड़ा गया। इसके बाद में बात करते हैं इंदिरा गांधी का दूसरा जो कार्यकाल 1980 से 84 के बीच। इसमें क्या होता है, अलग अलग कार्यकाल में पद पे रहने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जो थी अलग अलग कार्यकाल में पद पर रहने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 15 वर्ष, दूसरा सबसे लंबा जो कार्यकाल था लगभग 15 वर्ष, 15 साल तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती है, कहने का मतलब ना। इसके बाद बात करते हैं 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन होता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखो पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया जो सैन्य अभियान है उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं, जो इंदिरा गांधी ने चलवाया। इसके बाद में क्या होता है, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। देखो 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती जो इंदिरा गांधी है इनकी गोली मारकर क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसके बाद में बात करते हैं सबसे अधिक बार 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री थी या कोई भी प्रधानमंत्री था वो इंदिरा गांधी थी। सबसे ज़्यादा बार 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आया। इनके ऊपर देखो इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, इनके ऊपर पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी, कैथरीन फ्रैंक द्वारा रचित पुस्तक है। इंदिरा गांधी के बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो हैं मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 79 के बीच में। देखो ये 82 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री, सबसे अधिक आयु 82 वर्ष में बनने वाले प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी जो देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री जो पूर्व में किसी राज्य बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मतलब मोरारजी देसाई ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो पूर्व में किसी राज्य मतलब बम्बई प्रांत के जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे, मोरारजी देसाई। देखो इनके कार्यकाल में एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, जो
मोरारजी देसाई है, इनके कार्यकाल में एक साथ कितने उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। पहला उप मुख्यमंत्री था वो थे चौधरी चरण सिंह जी। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थी, वो 1979 में होते हैं। दूसरा है जगजीवन राम, 1979 में। देखो इसके बाद में बात करते हैं विशुद्ध गुट निरपेक्षता की नीति। विशुद्ध गुट निरपेक्षता की नीति, इसमें क्या होता है? इस नीति के तहत सोवियत संघ के साथ की गई संधि के परिणाम स्वरूप, देखो विशुद्ध गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसमें क्या है? मोरारजी देसाई के समय की गई। इसमें क्या था? सोवियत संघ के साथ की गई सैनिक संधि के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के प्रति होने वाले झुकाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ निकट संबंधों की क्या की गई? शुरुआत की गई। इस समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस समय भारत के जो विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखो मोरारजी देसाई के समय ही 44वां संविधान संशोधन हुआ। इन्होंने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन मानते हुए इनको बंद कर दिया। देखो मोरारजी देसाई ने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय होता है। मोरारजी देसाई ने भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार हैं इनको अनुच्छेद जो 18 है, जिनमें पदवियों को समाप्त करने की बात कही गई है, इनको अनुच्छेद 18 को उल्लंघन करते हुए इनको क्या कर दिया? बंद कर दिया मोरारजी देसाई ने। इसके बाद में क्या आता है? प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। देखो प्रथम जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे जिन्होंने अपने पद से क्या त्याग पत्र दिया था। देखो मोरारजी देसाई थे, इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त था। देखो कितनी बड़ी बात है, एक दुश्मन देश ने भी मोरारजी देसाई को निशान-ए-पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। देखो इसके बाद में मोरारजी देसाई, इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री कार्यालय PMO किया गया। मोरारजी देसाई के समय प्रधानमंत्री सचिवालय का जो नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? PMO, प्रधानमंत्री कार्यालय। देखो मोरारजी देसाई को तत्कालीन उपराष्ट्रपति BD जत्ती को फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे तो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। देखो मोरारजी जो देसाई थे उनको तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति BD जत्ती जो फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री पद की क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री हैं अपने वो हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जिनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक रहता है। देखो चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, मतलब लोकसभा में कभी इन्होंने सामना ही नहीं किया, इस कार्यकाल के दौरान रहे हैं ना। नेक्स्ट बात है कि सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं व्यक्ति के रूप में। व्यक्ति के रूप में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है चौधरी चरण सिंह। देखो इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी है वो है, प्रमुख पुस्तक है जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान। ये चौधरी चरण सिंह की प्रमुख पुस्तक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो है राजीव गांधी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी। 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। देखो सबसे कम उम्र में बनने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो राजीव गांधी हैं ना। देखो 8वीं लोकसभा में कांग्रेस को 415 सीटें मिली, जो किसी एक दल द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। देखो आज तक 415 सीटें किसी भी एक दल ने नहीं जीती है, तो 8वीं लोकसभा में 415 सीटें जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? राजीव गांधी के नाम से है। देखो 1985 में सार्क की स्थापना राजीव गांधी के द्वारा की गई। इसके बाद में भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता होता है। राजीव गांधी और जयवर्धन के मध्य हुए इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत ने लिट्टे के दमन के लिए श्रीलंका की सैन्य सहायता करने की क्या की? सहमति दी। और इसके लिए IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का क्या चलाया गया? अभियान चलाया गया। इसके बाद में बात करते हैं 1991 में
तमिलनाडु के पेरम्बदूर शहर में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इससे नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 के बीच में ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 9वीं लोकसभा में कांग्रेस को सबसे अधिक 195 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन विरोधी दलों ने राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। मतलब 9वीं जो विधानसभा थी, 9वीं जो लोकसभा थी, उसमें कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, 195 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं। लेकिन जो विरोधी दल है इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा का क्या किया, गठन किया और वीपी सिंह जो है इसके क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं ना। देखो इसके आगे बात करते हैं। जब वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया तब वे जनता दल से जुड़े हुए थे, है ना। वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्या किया, लागू किया। वीपी सिंह जो सरकार है इन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया है। इसके बाद में क्या होता है, 25 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का क्या किया, गठन किया गया। 25 मई 1990 को अंतर्राज्यीय जो परिषद इसका क्या किया, गठन किया गया। इसके बाद में है 1990 नवंबर में वीपी सिंह सरकार विश्वास प्रस्ताव पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। देखो 1990 में जो वीपी सिंह जो सरकार है वो विश्वास जो प्रस्ताव है इस पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। यह पहला अवसर था जब विश्वास प्रस्ताव पारित न होने के कारण सरकार गिर गई। पहला अवसर था जब विश्वास प्रस्ताव पारित न होने के कारण सरकार गिर जाती है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू किया गया। वीपी सिंह के समय क्या होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार जो निवारण अधिनियम है 1989 क्या किया गया, लागू किया गया। हाँ जी, नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के वो हैं चंद्रशेखर। 1990-91 में बनते हैं। इन्हें भारत का तुर्क भी कहा जाता है। जो चंद्रशेखर इनको क्या कहा जाता है, भारत का तुर्क कहा जाता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इन्होंने यात्रा की। 1969 में दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडियन के संपादक और संस्थापक थे। देखो चंद्रशेखर के बारे में 90 से 91 प्रधानमंत्री रहते हैं। भारत का युवा तुर्क कहा जाता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत की इन्होंने यात्रा की। 1969 में दिल्ली से जो प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र है यंग इंडियन के संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। नेक्स्ट बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से लेकर 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। देखो गठबंधन की पहली सरकार जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया वो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। इसके बाद में देखो बात करते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जब वो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। बाद में उन्होंने लोकसभा की क्या की, सदस्यता ग्रहण की। देखो इन्हीं के समय पीवी नरसिम्हा राव के समय ही आर्थिक उदारीकरण की जो नीति है 1991 उसको अपनाया गया और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व की ओर देखो नीति 1994 जापान और आसियान देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने हेतु पीवी जो नरसिम्हा राव थे इन्होंने पूर्व की ओर देखो जो नीति है उसको अपनाया। इसके बाद में बात करते हैं एच.डी. देवगौड़ा। 1996-97 में देखो किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण तीसरे मोर्चे ने संयुक्त मोर्चे का क्या किया, गठन किया। देखो एच.डी. जो देवगौड़ा है 96 से 97 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इस समय क्या होता है, किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण थर्ड जो फ्रंट है इसने संयुक्त मोर्चे का क्या किया, गठन किया। इसके बाद में क्या, दूसरे प्रधानमंत्री एच.डी. जो देवगौड़ा थे दूसरे प्रधानमंत्री थे जो नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे। बाद में इन्होंने राज्यसभा की जो सदस्यता है वो क्या की, ग्रहण की। इन्होंने CTBT पर स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। एच.डी. जो देवगौड़ा थे इन्होंने CTBT जो है ना इस पर स्वीकृति देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, यह दूसरा अवसर था जब विश्वास प्रस्ताव पर बहुमत प्राप्त न पाने के कारण सरकार गिर गई।
दूसरा अवसर है जब HD देवगौड़ा, इससे पहले मोरारजी देसाई थे, और दूसरा अवसर था जिसने विश्वास प्रस्ताव बहुमत वहाँ पे सिद्ध नहीं होने के कारण सरकार यहाँ पे गिर जाती है। हाँ जी, इससे पहले जिसकी सरकार विश्वास प्रस्ताव पारित न होने के कारण गिर गई थी वो थी VP सिंह। किसकी सरकार थी? VP सिंह की, है ना। तो ये दूसरा है HD देवगौड़ा। इससे आगे है, दूसरा अवसर था जब विश्वास प्रस्ताव पर बहुमत ना प्राप्त कर पाने के कारण सरकार गिर गई। तो किसकी गिर गई? HD देवगौड़ा की। इसके बाद में इनके शासनकाल में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। देखो HD जो देवगौड़ा हैं, इनके शासनकाल में क्या होता है कि महिलाओं का जो आरक्षण है इसको सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला महिला आरक्षण जो विधेयक है वो क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो हैं इंद्र कुमार गुजराल। 1997-98 में ये प्रधानमंत्री रहते हैं। गुजराल का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या है? यह सिद्धांत इंद्र कुमार गुजराल ने देवगौड़ा सरकार के समय विदेश मंत्री रहते हुए दिया था। इसके तहत भारत बिना किसी लाभ की आशा के अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की पहल करेगा। गुजराल ने कौन सा सिद्धांत दिया कि भारत जो है बिना किसी लाभ की आशा के अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मधुर जो संबंध है स्थापित करने की क्या करेगा? पहल करेगा। इसमें देखो क्या होता है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी इंद्र कुमार गुजराल द्वारा लिखित पुस्तक है। इंद्र कुमार गुजराल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी। ये इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद में 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री। मात्र 13 दिन के लिए 1996 में AB जो वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने बहुमत सिद्ध करने से पूर्व ही क्या कर दिया? त्यागपत्र दिया। अटल जो बिहारी वाजपेयी है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो इन्होंने बहुमत सिद्ध करने से पहले ही क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। अब देखो दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री बनते हैं। वर्ष 1998 में प्रधानमंत्री बनने पर अटल बिहारी वाजपेयी को KR नारायण द्वारा शपथ दिलाई गई। 1998 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी तो इसको शपथ किसने दिलाई? KR नारायण। देखो अटल बिहारी वाजपेयी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि 5 परमाणु परीक्षण किए गए 11 मई 1998, 2 परमाणु परीक्षण किए गए। दूसरा है 13 मई 1998 3 परमाणु परीक्षण किए गए। 1999 में वाजपेयी सरकार विश्वास प्रस्ताव पर एक मत से हार गई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार गिर गई। देखो वाजपेयी जो सरकार की जो भारत की जो महत्वपूर्ण जो उपलब्धियाँ थी, परमाणु परीक्षण, एटॉमिक टेस्ट जो थे वो 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी के रहते किए गए। इसके बाद में क्या होता है? लाहौर बस यात्रा 1999 वाजपेयी सरकार द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए अमृतसर से लाहौर के बीच में एक बस सेवा शुरू की गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं इस बस में बैठकर लाहौर गए थे। जब प्रधानमंत्री अटल जो बिहारी वाजपेयी है स्वयं जो हैं इस बस में बैठकर कहाँ जाते हैं? लाहौर जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? कारगिल संकट 1999। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। यह योजना जो है 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। इसके बाद में देखो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ही संसद पर आतंकी हमला होता है 13 दिसंबर 2001 को। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल जो बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने थे? 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी जो वाजपेयी है इनका जो जन्म है 25 दिसंबर को, उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 के बीच में 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान देखो सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 क्या किया जाता है? लागू किया जाता है।
इन्हीं के कार्यकाल में नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से शुरुआत की जाती है और 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे देश में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का जो नाम है महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किया गया। हाँ, इसके आगे देखते हैं। नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। जो नरेगा जो योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। देखो इसमें क्या होता है आगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वो भी मनमोहन सिंह के समय आता है। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया जाता है। इसके अलावा आता है फूड सिक्योरिटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो 2013 में आता है। इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे जो प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान असम से राज्यसभा सदस्य थे। असम से क्या थे, राज्यसभा सदस्य थे। एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये जो पुस्तक है ये मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई, जिसके जो लेखक थे जो संजय बारू थे, जो इनके निजी पर्सनल सेक्रेटरी थे। द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग मनमोहन सिंह। इसके बाद में बात करते हैं नरेंद्र मोदी, जो 2014 से लगातार अभी तक प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो हैं नरेंद्र मोदी, 2014 से निरंतर हैं। इन्होंने सबसे पहले पड़ोसी नीति अपनाई। मोदी सरकार ने 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर इस नीति को अपनाया। इसके बाद में क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन आता है, विमुद्रीकरण, जो 9 नवंबर 2016 को इस नीति को अपनाते हुए 500 और 1000 रुपये की जो मुद्रा का जो चलन है इसको बंद कर दिया गया ना। इसके बाद में एक्ट ईजी पॉलिसी, इसमें लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया। देखो लुक ईस्ट जो पॉलिसी है उसका नाम बदलकर क्या किया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही नीति जो आयोग है इसका क्या किया गया, गठन किया गया। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में देखो 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में। इसमें जीएसटी जो है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 से क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। इसके बाद में इनके बाद देखो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है वो समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में होता है। इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन होता है, जो राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को सहमति दे दी, है ना। इनके दूसरे कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन होता है, जिसको राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। देखो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पुस्तक है नरेंद्र मोदी द पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसके जो लेखक है एनडी मैरिनो ने लिखी है ये बुक। इसके बाद में 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। इससे आगे बात करते हैं। देखो हम अब ऐसे प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। तो सबसे पहले थे मोरारजी देसाई, जो बम्बई प्रांत के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा में सदन के नेता रहे। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री राज्यसभा में सदन के नेता थे। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल थे। और उसके बाद में थे एचडी देवगौड़ा, जो राज्यसभा में थे सदन के नेता। उसके बाद में थे मनमोहन सिंह। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री। द भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई
का कोई उल्लेख नहीं किया गया। भारत का जो संविधान है उसमें उप प्रधानमंत्री का जो पद है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन समय समय पर इस पद पर नियुक्तियां की जाती रही हैं। लेकिन समय समय पर ना उप प्रधानमंत्री जो है इसकी भी नियुक्तियां की जाती रही हैं। देखो, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री जो होता है ना वो भी कैबिनेट का मंत्री होता है। अब देखो, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हुए हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल 47 से 50 तक रहते हैं, उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे थे मोरारजी देसाई, उप प्रधानमंत्री बनते हैं 67 से 69 में, जब प्रधानमंत्री रहती है इंदिरा गांधी। तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह, उप प्रधानमंत्री रहते हैं 79 में, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद में जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय 1979 में बनते हैं, उस समय भारत का प्रधानमंत्री रहते हैं मोरारजी देसाई। उसके बाद में देखो, YV चौहान जो है वो भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं 1979 से 80 के बीच में, उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद में चौधरी देवीलाल 1989 से 90 के बीच में वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहते हैं, उस समय प्रधानमंत्री थे VP सिंह। इसके बाद पुनः चौधरी देवीलाल जो हैं वो भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं 90 से 91 के बीच में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं चंद्रशेखर लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री रहते हैं 2002 से 4 के बीच में, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, AB वाजपेयी। देखो, भारत के प्रधानमंत्री अपन देखते हैं, उनके कार्यकाल को भी देखते हैं। देखो, कार्यकाल देखो, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री, देखो सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सबसे पहला भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तीसरे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद में चौथे जो प्रधानमंत्री थे पुनः गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक रहते थे, चौथे हैं। पाँचवीं थी श्रीमती इंदिरा गांधी। छठे थे श्री मोरारजी देसाई। सातवें थे चौधरी चरण सिंह। आठवें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः। इसके बाद में 9वां जो प्रधानमंत्री था भारत का वो श्री राजीव गांधी। 10वां था श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। 11वें थे श्री चंद्रशेखर। इसके बाद में 12वें जो प्रधानमंत्री थे भारत के श्री पामुलपर्थी वेंकट, पामुलपर्थी मतलब PV नरसिम्हा राव। 13वें जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 14वें जो प्रधानमंत्री थे श्री हरदन हल्ली देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। इसके बाद में 15वें होते हैं श्री इंद्र कुमार गुजराल। 15वें जो प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 15वें जो प्रधानमंत्री हैं 16वें जो प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 17वें जो प्रधानमंत्री हैं श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 18वें जो हैं अभी जो वर्तमान में हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।